हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर चैनल में। मैं प्रिंस। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का सेल चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या फ़र्क है। हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में पूरी तरह से डीएनए को पढ़ेंगे और आरएनए को पढ़ेंगे। फिर उसमें फ़र्क को देखेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है, क्या समानता होता है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, कैसे आरएनए से डीएनए बनता है, कैसे आरएनए प्रोटीन बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले वाले का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाया था। देखिए, क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे मानव शरीर में कितने पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 23 जोड़ी यानी कि 46 पाए जाते हैं। और यही चिंपैंजी में बात करते हैं तो 48 यानी कि 24 जोड़ा पाए जाते हैं। और कुत्ते में बात करें तो ये 78 होते हैं। ठीक है। और चावल में ये क्वेश्चन एक बार पूछा था किसने? एसएससी ने। तो उसका आंसर क्या होगा कि चावल में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? ये 24 यानी कि 12 जोड़ी चावल में होते हैं। और भी हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनका लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके देख सकते हैं ये किस किस में कितने कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। खैर, इसमें केवल कैटल और हॉर्स ये दोनों पूछे गए और कैट और डॉग भी पूछे गए हैं। दोनों आप याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या होता है डीएनए वगैरह वगैरह जो भी चीज़ हैं सब इसके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो ये देखते हैं केंद्रक के अंदर जो हमने सेल बताया था, तो सेल के अंदर क्या होता है? एक गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक द्रव में महीन धागों की जैसी जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब होता क्या है, वो जो केंद्रक द्रव है न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें मतलब स्ट्रक्चर होता है कैसे? धागे के समान। ठीक है। तो उस धागे जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं या क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स की बनी होती हैं। हम प्रोटीन के बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं। जो धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो किससे बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। डीएनए जो है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आखिर डीएनए क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए आप लोग। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज किसने की थी? कार्लसबर्ग ने। सबसे पहले डीएनए किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने। डीएनए होता कहाँ है? देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी। और इसमें से मैंने निकाला एक सेल, और इस सेल के अंदर हमने देख लिया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसमें से निकला ये क्रोमोसोम। ह्यूमन में कितने होता है? तो 23 जोड़ी यानी 46 से एक ये और ये एक दूसरा, ये दो एक साथ मिलकर एक जोड़ी होते हैं। तो हमने निकाल लिया यहाँ से एक क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम को जब मैं जूम करूँ तो यहाँ टेलोमर जो है उसको काट दिया जाए यदि, और उसमें से खींचा जाए तो इस तरह का कुछ धागे नुमा संरचना निकल के आएगा। तो ये हमने जब खींच के बाहर निकाल के देखा तो इसको हम लोग जब और ज़्यादा खींचेंगे तो इससे निकल के आ जाएगा हमारा डीएनए। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा निकल के कुछ वापस आएगा बाहर। ये होता है क्या? डीएनए। ये डीएनए जो होता है यह मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? तो वो होते हैं BSP यानी कि बेस, शुगर और फॉस्फेट। क्या क्या होता है? बेस, शुगर और फॉस्फेट। इन 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसको एसिडिक क्यों बोला जा रहा है, किसकी वजह से ये एसिडिक हो रहा है, शुगर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, डीएनए होता कहाँ है? देखिए डीएनए जो है यदि ह्यूमन सेल को लें तो उसके न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आपको मिल जाएगा क्या? डीएनए। लेकिन यदि हम लोग प्लांट सेल को लेते हैं तो प्लांट सेल में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में मिलता है आपको डीएनए। ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसमें जो आपको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं, ये जो नाइट्रोजन बेसेज हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात कर लें कि बेस क्या है, शुगर क्या है, फॉस्फेट क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखिए आपको मैं एक पिक्चर दिखा दूँ, इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड पहले क्लियर कर दूँ कि क्या न्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए ये पूरा का पूरा हमारा डीएनए है। ये पूरा हमारा डीएनए है, डबल हेलिक्स मॉडल। और इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर आपको एक एक करके दिख रहा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं?
पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे बहुत सारे टेक्निक को आपस में मिला दे तो हो जाता है पॉलीटेक्निक, उस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला दे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब हम लोग एक करके देखें कि इसमें होता क्या क्या है, शुगर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, वगैरह वगैरह। देखिए 3 चीज़ें हो गई, बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब देखिए इसमें बेस कौन सा होगा, इस बेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों नाइट्रोजन बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बहुत लोग मार्क आ जाएंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस होता है, तत्व यदि पूछे तो वो फॉस्फेट हो जाएगा, और मैं आगे बताऊंगा। तत्व पूछे तो फॉस्फेट, लेकिन यदि बेस पूछे तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस जो होता है दोस्त, वो 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन? तो एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरेमिडीन। कौन कौन? पहला होता है प्यूरिन और दूसरा पायरेमिडीन। अब प्यूरिन जो होता है वो भी 2 तरह का। प्यूरिन कौन कौन सा होता है? तो एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। कौन कौन? प्यूरिन 2 तरह का, पहला हो गया एडेनिन और दूसरा हो गया गुआनिन। और जब पायरेमिडीन की बात करेंगे तो ये भी होता है 2 तरह का, एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमिन। एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमिन। यही थाइमिन आगे चल के आरएनए बनाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको याद करने का एक तरीका मैं बता दूं यहाँ पे छोटा सा। देखिए पायरेमिडीन में वाई आ रहा है, और ये जो साइटोसिन है इसमें भी वाई है, और थाइमिन में भी वाई है। तो इससे आप याद रखेंगे कि पायरेमिडीन में जिसमें वाई वाई आएगा वो पायरेमिडीन ग्रुप का होगा, जिसमें वाई नहीं आएगा वो किस में चल जाएगा? प्यूरिन ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है कि प्यूरिन में कितने सर्कल्स होते हैं और पायरेमिडीन में कितने सर्कल होते हैं। देखिए प्यूरिन जो होता है इसमें 2 सर्कल होते हैं। प्यूरिन में कितने सर्कल? 2 सर्कल, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये। और पायरेमिडीन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें केवल 1 सर्कल होता है। तो आप इससे याद रखिएगा कि जिसका नाम बड़ा उसमें 1 सर्कल, जिसका नाम छोटा उसमें 2 सर्कल। जैसे प्यूरिन ये पायरेमिडीन के मुकाबले छोटा इसका लेटर है, तो इसलिए इसमें 2 सर्कल हो जाएंगे, और जो बड़ा होगा नाम उसमें 1 सर्कल होगा। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब हम लोग पढ़ते हैं शुगर क्या होता है। देखिए ये होता है पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर होता है इसमें? तो पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर बोले तो 5 कार्बन से बना हुआ शुगर। ठीक है, ये राइबोज शुगर है, 5 कार्बन से बना हुआ। देखिए इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं किस तरह का होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। उधर राइबोज शुगर है वो आरएनए में हो गया, या डीएनए की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर आपका शुगर का। यहाँ पे देखिए ये 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन ऊपर की तरफ निकला है। तो ये 5 कार्बन हो गए इसमें, और इन 5 कार्बन में जो 2nd कार्बन होता है यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देना, डीऑक्सी। ठीक है, डी मतलब हटाना और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को। किसको हटा देना? ऑक्सीजन को हटा देना। इस राइबोज शुगर से ऑक्सीजन को हटा देना ही कहलाता है क्या? डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या कहलाता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखिए यहाँ पे कार्बन है, ये दूसरा कार्बन जो है यहाँ से क्या कर दिया गया, ये नीचे दोनों में OH था, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, यहाँ से एक ऑक्सीजन को हटा दिया गया। तो ये कैसा शुगर बन गया? अब ये बन गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये 1st कार्बन जो होता है यहाँ पे जुड़ा होता है बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस। 2nd कार्बन पर क्या जुड़ गया आपका? तो 2nd कार्बन पर जुड़ा नहीं, 2nd कार्बन से हटा दिया गया ऑक्सीजन को। और जो 5th कार्बन है ये वाला जो बाहर की तरफ डंडी निकल के जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे क्या जुड़ा होता है? फॉस्फेट ग्रुप। वो मैं आगे बात कर लूँगा अभी। चलिए देखते हैं, इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, मैंने बता दिया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप लोग कभी कभी जाते हैं किसी ऑफिस वगैरह में, या फिर किसी ऐसे लोग के घर में जिसके घर में कोई एसएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, काफ़ी अमीर लोग होते हैं, तो उनके घरों में, या फिर किसी का घर ऐसा है जहाँ पे सीढ़ी का जगह कम है, तो वहाँ पे इस तरह का सीढ़ी आपको देखने को मिलता होगा। काफ़ी शानदार दिखता है ये सीढ़ी, दिख रहे हैं? काफ़ी शानदार दिखने वाली ये सीढ़ी आपको अधिक ऐसे लोगों के घर में मिलेगी जिसके पास कोई एसएससी रेलवे की तैयारी नहीं कर रहा है। काफ़ी सुंदर दिखती है, आपके घर में हो सकता है नहीं हो। देखिए ये सीढ़ी है, इसका स्ट्रक्चर जो है इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। किसका? डीएनए का। इस तरह का स्ट्रक्चर किसका देखने को मिलेगा? डीएनए का। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में मैं क्लियर कर दूं इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है जो लाइन ऐसे घूम के आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है वैसा डीएनए की ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। कहीं कहीं पे लोग इसको न्यूक्लियोटाइड बता देते हैं, ये गलत है। ये क्या है? बैकबोन है। ठीक है, इसको याद रखिए कि ये बैकबोन है।
और इसके अंदर जो ये रंगीन रंगीन आपको लाइनें जो दिख रही हैं, इसके अंदर में रंगीन रंगीन जो लाइनें आपको दिख रही हैं, यही लाइनें क्या होती हैं? ये बेस होती हैं। यही लाइनें क्या हैं? बेस हैं। और ये आपका बैकबोन हो गया। अच्छा, बैकबोन जो होता है वो किसका बना होता है? तो ये शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। इसका जो बैकबोन होता है, ये जो वाइट वाला जो दिख रहा है घुमा हुआ, ये किसका बना होता है? शुगर और फॉस्फेट का। और अंदर के जो आपको बेसेस दिख रहे हैं, ये बेस नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस में मैंने बता दिया कौन कौन सा होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। उसके बारे में भी और आगे बताऊंगा डिटेल्स में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर दिया किसने भाई? तो यही स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। खैर, इसको खोजा किसने था? तो कार्लसबर्ग ने। लेकिन उसने बस खोज के छोड़ दिया। इसका करना क्या है नहीं पता, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन किया गया, बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर अध्ययन किए और उसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर दिया। इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल बोलते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल। देखिए, एक ये हेलिक्स आ रहा है और एक इस पे दूसरा हेलिक्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे कौन सा जुड़ा हुआ है। देखिए, आपको मैंने एक बार फिर बताया था, फिर से एक बार बता दूं। ये होता है हमारा राइबोज शुगर। इसके फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ गया हमारा नाइट्रोजन बेस और फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये याद रखिएगा, पूछ देता है कई बार। एनटीपीसी में पूछा था और पिछले बार हुआ था अपना टेक्नीशियन का एग्जाम, उसके मेंस में पूछ दिया था इससे, तो इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग डीएनए के एक टर्म, यानी कि एक फेरा जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? वो होता है 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम। देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि लंबाई कहाँ से कैसे नापा गया है। देखिए, ये पूरा जो होता है, ये इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रम। और इस 34 एंगस्ट्रम में ये कितना होता है? तो ये 10 टर्म होता है। किसका? डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए, मैंने न्यूक्लियोटाइड किसको बताया था? एक एक बार जो दोस्त घूम के आया है, ये एक एक बार जो घूम के आया है, ये 1 2 3, ये जो घूम गया है, ये 10 बार जब जुड़ेगा आपस में तो क्या बनाता है? एक डीएनए बनाता है। तो जब पूरे की लंबाई हो गई 34 एंगस्ट्रम, पूरे की लंबाई कितनी? 34 एंगस्ट्रम, तो एक की लंबाई कितनी हो गई? 34/10 कर लीजिए, तो 3.4 एंगस्ट्रम एक की लंबाई हो गई। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया घेरा, और एक घेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रम। इस तरह के घेरे कितने होते हैं? 10 घेरे होते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए, आपको लिखा हुआ दिख रहा है इधर 5 और 3। इसका मतलब क्या है? तो ये दिखा रहा है बेस को। कैसे दिखा रहा है बेस को, ये मैं आपको अभी बता दूं। देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था कि 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, और जो 3rd कार्बन होता है वो जुड़ना चाहता है हर बार। देखिए, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं। यहाँ पे क्या था? ये पूरा हमारा राइबोज शुगर था, ये हमारा बेस इसके साथ 1st कार्बन पर जुड़ा हुआ था, और 5th कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ था? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था। ठीक इसके ऊपर और एक और कार्बन हम जब इसमें जोड़ते हैं, तो देखिए, एक और कार्बन जब जोड़ेंगे तो हमारा जो पहले वाला कार्बन था उसके 5th कार्बन पे लगा हुआ था फॉस्फेट, और फॉस्फेट जो था वो अब जुड़ना चाहेगा इस अगले वाले कार्बन के 3rd कार्बन के साथ। अगले वाले शुगर के 3rd कार्बन के साथ ये फॉस्फेट जो है वो जुड़ने का प्रयास करेगा। देखिए, यहाँ पे ये इसका 1st कार्बन हो गया, ये इसका 2nd कार्बन और इसका 3rd कार्बन, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ना चाहता है। तो ये क्या हो गया कि 5th वाला 3rd के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब बेस हमारा जो होगा वो 5 और 3 का होगा, और वही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये बेस जो होता है, जो बैकबोन होगा बेस का, वो क्या होगा? 5 और 3। ठीक है, ये बेसेज आपस में जुड़े हुए हैं, और बीच में जो है वो क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है, और बैकबोन जो है वो बेस के साथ ऐसे करके 5 और 3, यानी 5वां कार्बन और 3रा कार्बन आपस में जुड़ के बना हुआ है। अब ये तो सीधा हो गया, तो सीधा तो एक साथ हम बेस को रख नहीं पाएंगे, तो इसको क्या करेंगे? अब हम लोग ऐसे पकड़ के ऐंठ देंगे, यानी घुमा देंगे, और घुमाएंगे तो इस तरह का हमारा डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये सीधा था, सीधा से इसे पकड़ के इसको घुमा दिए तो डबल हेलिक्स वाला हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसमें मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप ये नीट में पूछता है, आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है इस खाँचे में, इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप, यानी मुख्य खाँचा। ठीक है, और देखिए, ये जो छोटा वाला है इसमें आपको दूरी कम दिख रही होगी। देखिए, ये जो दो आपस में घेरे जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसके बीच की दूरी इतनी ही है, इसको बोलते हैं माइनर
ग्रूव, ठीक है। अच्छा, जो इसका रेडियस कितना होता है ये मैं बता दूं, ये जो दिख रहा है आपको गोल, ये तो घूमेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा गोल हो जाएगा। और इसका जो रेडियस होता है, रेडियस नहीं आप डायमीटर ले लीजिए, रेडियस लेंगे तो ये 10 एंगस्ट्रम होगा, और इसका व्यास क्या होता है दुगना, तो 20 एंगस्ट्रम का इसका व्यास हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो मैंने बता दिया क्यों 3 और 5 लिखा हुआ था। देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, यही ओरिजिनल आपके डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस तरह का, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का आपको दिखेगा। बढ़ते हैं आगे। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मैंने बता दिया। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड, इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने की। अब देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था शारगोफ। क्या नाम था? शारगोफ। उन्होंने बताया कि एक प्यूरिन, यानी कि जो मैंने नाइट्रोजन बेस बताया था उसमें प्यूरिन और पायरिडीन की मैंने बात की थी, तो एक प्यूरिन और एक पायरिडीन आपस में जुड़े होंगे। और किस हिसाब से जुड़े होंगे भाई? तो वो जो एडेनिन होगा वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो गुआनिन होगा वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्या होगा? एडेनिन जो होगा वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड, और गुआनिन जो होगा वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो एडेनिन थाइमीन साइटोसिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमीन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमीन गुआनिन साइटोसिन, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। और या फिर एक ट्रिक है इसके याद करने के लिए, ATGC। कैसे याद रखेंगे? ATGC, ATGC, ATGC। AT आया पहले तो इसमें डबल बॉन्ड, और GC उसके बाद आया तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और ये बॉन्ड कैसे रहेंगे? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ओके। ये कहाँ पाया जाएगा? तो क्रोमोजोम्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है भाई? तो जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और यही जीन जो होता है वो माता पिता के गुण हो जाते हैं, उसको आनुवंशिकता के आधार पे आगे बढ़ाता है। आनुवंशिकता के आधार पे ये पूरे मानव जाति के गुण को बढ़ाता है। जैसे हमारे नाक एक है, कान 2 हैं, आँख 2 है, तो ये हमारे माता पिता के ही नहीं है, ये हमारे मतलब मनुष्य जाति के वंशज से ही चला आ रहा है कि हमारी 2 आँखें होंगी, एक नाक होगा, 2 कान होंगे, ये सारा कुछ आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका कुछ चेहरा वगैरह भी मिलने लगता है आपके पिता या माता से। वो किससे मिलता है? तो जीन के कारण मिलता है, ठीक है। ये आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला होता है। अच्छा देखिए, जीन की खोज जो है वो किसने की थी? जोहानसन ने की थी। ये जेनेटिक्स जो है, ये एक चैप्टर आपको पढ़ना होगा, इसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, तो उसमें और भी इसकी डिटेल्स चर्चा करूँगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे जान लीजिए कि डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन जो होता है उसकी खोज किसने की? जोहानसन ने। हिंदी में हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, किसी चीज़ को खोजना होता है तो बोलते हैं जोह देना बाबू। वो कहा जोह कहाँ रहा है? तो जोहना से बन गया आपका जोहानसन। जोहानसन ने किसको जोहा? तो उसने जीन को खोज कर दिया। बात करते हैं कि ग्रेगरी मेंडल ने किसकी खोज की थी? तो ग्रेगरी मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी, और उसकी जो स्टडी होगी जेनेटिक्स, उसकी खोज किसने की? ग्रेगरी मेंडल ने। इसकी बहुत सुंदर स्टोरी है जो मैं जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ाने पे आपको बताऊंगा कि ये इसकी क्या स्टोरी रही ग्रेगरी मेंडल की, क्यों उनके खोज को लोग उतना वैल्यू नहीं दिए जब तक वो जिंदा थे, और मरने के बाद उसका वैल्यू क्यों बढ़ गया। चलिए हम लोग देखते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग डीएनए समझ गए होंगे। अब हम लोग आरएनए समझने चलते हैं कि आरएनए क्या होता है। देखिए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना जो होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड। वो था डबल स्टैंडर्ड, ये हो जाएगी सिंगल स्टैंडर्ड। मैं इसका फोटो आपको दिखा दूँ, ये कैसी होती है। देखिए, ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये था हमारा डीएनए, ये आपका डबल स्टैंडर्ड ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब इसके बारे में और भी हम बात कर ले कि ये होता कितने तरह का है, क्या करता है। देखिए ये बनता कैसे है। तो इसके नाइट्रोजन बेस में, उसमें नाइट्रोजन बेस था, एडेनिन थाइमीन साइटोसिन और गुआनिन आपस में जुड़े होते थे। तो इसमें क्या हो रहा है कि एडेनिन और गुआनिन, नाइट्रोजन बेस में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ये सब होते हैं, किंतु थाइमीन के स्थान पर क्या आता है? यूरेसिल आ जाता है। थाइमीन के स्थान पर क्या आता है? यूरेसिल आ जाता है। और यही यूरेसिल आने की वजह से ये डीएनए न रह के आरएनए हो जाता है। अच्छा, आरएनए करता क्या है? तो आरएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। जब प्रोटीन बनता है ना, तो इसका निर्माण कौन करता है, सहायता कौन करता है? यही आरएनए करता है दोस्त,
ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा आरएनए होता है? 3 तरह का। तो पहला होता है हमारा mRNA जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, अगला होता है tRNA जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और अगला होता है rRNA जिसको बोलते हैं राइबोसोम आरएनए। अच्छा देखिए, इसके नाम से ही इसका सारा काम जाहिर है कि ये क्या करने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग mRNA की तरफ, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये करेगा क्या? तो जितना हम लोग अपने भोजन में एमिनो एसिड्स को लेंगे। अच्छा सबसे पहले समझ लीजिए कि एमिनो एसिड क्या होता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड की जरूरत है। 20 एमिनो एसिड मिल के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। यानी कि भोजन से हमें कितना लेना है? तो मात्र 10 एमिनो एसिड्स को लेना है। लेकिन हम अपने भोजन में बहुत तरह के एमिनो एसिड्स को लेते हैं, और उसमें से 10 एमिनो एसिड कौन से कारगर है उनकी पहचान कौन करेगा? तो यही mRNA करेगा। mRNA बैठा हुआ है, ये हर सेल में है, तो वहाँ पर बैठ के देखते रहेगा अच्छा कब आ रहा है एमिनो एसिड। जैसे ही आएगा उसको पकड़ कर तुरंत मैसेज करेगा अब आगे। आरएनए को देखो ये आ गया आ गया आ गया। जैसे ही ये मैसेज करेगा, ये क्या करेगा? ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए या फिर टू राइबोसोम टू मेक प्रोटीन। ये क्या करता है? एक मैसेज देता है कि अब ये आ गया एमिनो एसिड। अब उसका काम आगे बढ़ाता है कौन? तो ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड को राइबोसोम एसिड तक, ठीक है। ये जो rRNA है उसके पास तक ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? तो tRNA करेगा, क्योंकि mRNA तो जाएगा नहीं, वो वहाँ बैठ के एमिनो एसिड्स को पकड़ रहा है। तो पकड़ेगा तो तक जाएगा, पता चलेगा और पार हो गया, फाकी मार दिया वहाँ से। लेकिन क्या करेगा? वो बैठा रहेगा और वो केवल मैसेज देते रहेगा, देखिए ये आ गया, पकड़ के ले जो एक रहा। अब वो काम कौन करेगा? tRNA पकड़ पकड़ के ले जाएगा rRNA के पास, और rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन को बनाना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से आरएनए का काम चलता रहता है। इसमें राइबोज शुगर पाया था, उसमें डीऑक्सीराइबोज पाया था। मतलब हमने दिखाया था कि आपके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया गया था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन को हटाने का कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से स्ट्रक्चर दिखा दूँ क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये था हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए में यहाँ पे आ गया है यूरेसिल, लेकिन यहाँ पे था थाइमीन, यानी कि थाइमीन को हटा के यदि यूरेसिल को लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा आरएनए, और आरएनए यदि है उसमें यूरेसिल को हटा के थाइमीन लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? जाके डीएनए बन जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे शुगर की जब बात करें तो ये था डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ओ हटा दिया गया है, यहाँ ओ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे ओ है, यानी कि ऑक्सीजन इसके सेकंड कार्बन पे उपलब्ध है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। और डीएनए में जो उपलब्ध होता है इसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसीलिए इसका नाम भी इसके मतलब स्ट्रक्चर से यथार्थ होता है। अब यहाँ पे फिर से आपको एक बार मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे OH ग्रुप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल H, यानी कि सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देना ही डीऑक्सीराइबोज कहलाता है, और ये राइबोज शुगर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आरएनए भी समझ में आया होगा। अब देखिए राइबोसोम आरएनए आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए, इन दिनों काफ़ी चर्चा में ये चीज़ रहा है। यदि डीएनए से आरएनए बन जाता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बन जाना। मैंने अभी बताया कि डीएनए से आरएनए कब बनेगा? जब थाइमीन को हटा के उसके जगह पे यूरेसिल लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? डीएनए से आरएनए बन जाएगा। और यदि आरएनए है उसमें यूरेसिल को हटा के थाइमीन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? फिर से डीएनए बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यदि डीएनए से आरएनए बन रहा है, ध्यान रखिएगा, यदि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। यदि आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यदि आरएनए से डीएनए बन जाता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन। मैं यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से आपको सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये एंडिंग पॉइंट आ गया आपके वीडियो का। देखिए यदि डीएनए है और खुद से ही अपनी फोटोकॉपी बनाते जा रहा है, क्या कर रहा है? खुद से अपनी फोटोकॉपी पे फोटोकॉपी लगातार बनाते जा रहा है, जैसे हमारा वायरस अभी कर रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेप्लिकेशन बोलेंगे। यानी अपने आप से अपना फोटोकॉपी बना लेना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। यदि डीएनए अपना फोटोकॉपी कर रहा है तो इसको बोलेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। यदि आरएनए अपना ही फोटोकॉपी लगातार बनाते जा रहा है, जैसे कोरोना वायरस क्या था? ये एक आरएनए वायरस था, और शरीर में एक आता था और लगातार
पूरा फेफड़े को भर देता था अपना ही वायरस बना के, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेप्लिकेट कर रहा था, यानी कि खुद से अपनी फोटोकॉपी बना लेना रेप्लिकेशन कहलाएगा। यदि डीएनए से आरएनए बन जाएगा, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, तो थायमिन को हटा के यूरेसिल लगा दें तो आरएनए बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और यदि आरएनए से डीएनए हम लोग बना दें तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रोसेस में क्या होगा। तो यदि आरएनए से क्या बन रहा है, अब प्रोटीन बन रहा है। आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि एमआरएनए मैसेज करेगा और टीआरएनए ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा, और आरएनए राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो जब एक बार प्रोटीन बन गया, आरएनए से प्रोटीन जब बन गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। और प्रोटीन से वापस नहीं आ सकता है, तो इसलिए देखिए इधर केवल एक ही तरफ का तीर आपको दिखाया गया है, ध्यान दे रहे हैं आप, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ का तीर आपको दिखाया गया है, लेकिन इधर भी तीर है और वापस से भी तीर है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और वापस भी आ रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी। लेकिन यहाँ पे जब चल जा रहा है तो ये केवल ट्रांसलेशन हो गया, यहाँ पे वापस आने वाला नहीं है। आरएनए से जब प्रोटीन बन गया तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए कि आप इससे फ़ायदा उठाओ। और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न क्या होता है, ठीक है। इसमें हम लोग मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज ये सारा कुछ पढ़ेंगे, कैसे नए सेल्स का जन्म होता है हमारे शरीर में, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं नया सेल बना के, ये सारा कुछ हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 था। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें मैंने सेल और उसके और भी सेल ऑर्गेनल्स जो इसके बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इसका क्विज़ करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है @PMC ग्रुप ऑफिशियल, इस पर आइए और आप आके क्विज़ कीजिए। बड़ा ही मज़ेदार क्विज होगा और इससे आप अपने आप को आंक पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं। और मैंने एक कोर्स और लॉन्च किया है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, यानी DFCCIL का जो अभी फॉर्म आया है, रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो फॉर्म निकलने वाले हैं वो सारा इसी से निकलने वाले हैं। तो यहाँ आके आप हमसे रेलवे का इंडियन हिस्ट्री यानी इंडियन रेलवे का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, साथ साथ इकोनॉमी पढ़ सकते हैं उसके लिए, और उसके लिए आप हमसे मार्केटिंग और रिलेशनशिप सब कुछ पढ़ सकते हैं। DFCCIL के लिए डेडिकेटेड वीडियो और साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पे चल रहा है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।